एवरीवन। आज हमारे साथ डॉक्टर A.K. त्यागी सर हैं जो कि ऑन्को सर्जन हैं और वो हजारों सर्जरीज करते हैं और कर चुके हैं। तो आज मैं सर के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उन सारे मरीजों के लिए जो हेड एंड नेक कैंसर से सफर कर रहे हैं, किया है या जिनको डायग्नोज हुआ है और उनकी सर्जरी होनी है। तो आज इस वीडियो में मैं सर के साथ ये डिस्कस करूंगी कि सर, जब भी आप एक माउथ कैंसर पेशेंट के लिए या हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स के लिए जब सर्जरी करते हैं और उनको डिस्चार्ज करते हैं तो आप उनको क्या प्रिकॉशन एडवाइस करते हैं। सर वेलकम। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आप, जैसे आपने कोई माउथ कैंसर के लिए सर्जरी की है तो आप जब उसको आप डिस्चार्ज करते हो तो आप उसको क्या क्या अपने लेवल पे ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं। मैं एक सर्जरी पहले एग्जांपल के तौर पे लूँगा। जैसे हमने कमांडो सर्जरी की है जहाँ पे जबड़ा निकाला जाता है राइट। और उसका रिकंस्ट्रक्शन किया या फ्री फ्लैप से या पेडिकल फ्लैप से। ओके। तो ये एक बड़ी सर्जरी होती है। तो मैं एक बड़ी सर्जरी का एग्जांपल दे करके मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी। तो हम करीब 8 से 10 दिन के अंदर उसको पेशेंट को हम घर भेज देते हैं ऑपरेशन के बाद में। और घर यहाँ से जाने से पहले हम उनको फ्लूइड डाइट पे चालू कर देते हैं। फ्लूइड से मतलब वो दूध पी सकते हैं, दूध में अंडे फेंट के पी सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट हो जाती है, दाल का पानी, सूप, और फिर कुछ दिन में वो आगे वो सेमी सॉलिड डाइट पे जैसे खिचड़ी हुए, दलिया हुआ, हलवा हुआ, ये सब खा सकते हैं। तो सर, ये आप पेशेंट को क्या राइस ट्यूब के साथ ही डिस्चार्ज करते हैं? हम जब यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं तो हम उनको शुरू कर देते हैं फ्लूइड डाइट पे उस पर, और अगर वो करीब 3 लीटर 3.25 लीटर लेने लगते हैं तो हम राइस ट्यूब निकाल देते हैं। कई बार वो हॉस्पिटल में हमारे रहते यहाँ हो जाता है, कई बार वो उतने डाइट पे नहीं जा पाते हैं तो हम उन्हें ओरल भी लेने के लिए बोलते हैं और राइस ट्यूब से भी लेने के बोलते हैं। तो टोटल मिलाकर 3-3.25 हो जाना चाहिए। जब वो पूरा 3-3.25 लीटर मुंह से लेने लगते हैं तब हम राइस ट्यूब निकाल देते हैं। ओके सर, सेकंड प्रिकॉशन। दूसरा, क्योंकि मुंह में एक सूचर लाइन है, टांके लगे हुए हैं, तो मुंह को साफ रखना। मुंह नॉर्मली एक गंदी जगह मानी जाती है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया नॉर्मली भी रहते हैं हम लोग, तभी हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, मुंह साफ़ रखते हैं, कुल्ला करते हैं खाने के बाद में। तो क्योंकि उनकी एक सूचर लाइन है, अंदर टांके लगे हैं, तो उनको ये मुंह की सफाई थोड़ा ज़्यादा बार करनी है दिन में। हम उन्हें दिन में 6 से 7 बार या कुछ हर खाने के बाद उनको कोई माउथ वॉश वगैरह दे देते हैं, या माउथ वॉश नहीं भी है तो सिर्फ पानी में हल्का नमक डाल के कुल्ला करने से भी काम चल सकता है। नहीं तो बीटाडीन माउथ वॉश है या क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है, वो दिन में 6-7 बार या हर खाने के बाद हम करने की हिदायत उनको देते हैं। ओके सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर पेशेंट का मैंने देखा है, उनके कमेंट्स भी आते हैं मेरे चैनल पर कि उनको ना डिक्रीज माउथ ओपनिंग हो जाती है। तो क्या ये सभी माउथ कैंसर के पेशेंट में प्रॉब्लम होती है या किसी पर्टिकुलर टाइप के कैंसर के पेशेंट में होती है, और आप ऐसे उसमें पेशेंट्स को क्या एडवाइस करते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हमारे पास ऑपरेशन के लिए आते हैं उनका मुंह पहले से ही कम खुलता है। उस कंडीशन का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस या SMF कहते हैं शॉर्ट में हम उसको। तो बहुत से लोग जो गुटखा खा रहे होते हैं 5-10-15 सालों से, तो वो कहते हैं कि हमारा पिछले 4-5 साल से मुंह खुलना कम हो गया है। तो जो उस स्थिति में पहुंच गया है तो उसका मुंह खुलना वापस ऑपरेशन के बाद पुराने उस पर चले जाना तो बड़ा मुश्किल है। पर यह है कि जब ऑपरेशन के बाद में, खास करके जब रेडिएशन लगती है, तो सारे जो मसल्स होते हैं उनकी थोड़ी फाइब्रोसिस हो जाती है, तो मुंह खुलना थोड़ा कम हो जाता है। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपका ऑपरेशन हो गया है, आपका घाव भर गए हैं, तो आप अपने मुंह खोलने की एक्सरसाइज करें। उसमें हम कई बार आइसक्रीम स्टिक लगा के खोलते हैं, या कुछ एक मेटल का एक हाइस्टर वाल्व आता है, उसके जैक तरीके की चीज़ होती है, उसे दांतों में फंसा कर ऑपोजिट साइड में उसको खोलने से मुंह खोलने की कसरत की जानी। ये बहुत ज़रूरी है, खास करके जब पेशेंट रेडिएशन पे जाता है या रेडिएशन के बाद भी मुंह खोलने की कार्रवाई और एक्सरसाइज ये निरंतर होनी चाहिए। राइट। और इसी दौरान मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस बार मैंने एक ऑलरेडी बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। सर, इसमें मुझे ये आपसे डिस्कस करना था कि सारे ही हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन की जरूरत पड़ती है या किसी में हम स्किप भी कर सकते हैं? एक्चुअली जो अर्ली आते हैं पेशेंट जिनका डिजीज़ T1 या T2 है, और कोई इसमें और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसे कुछ हम पैथोलॉजी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद करते हैं, या उनके नोड में कैंसर नहीं गया, तो उनकी बच भी सकती है। पर उस स्टेज में आने वाले लोग हमारे पास कम होते हैं, तो क्योंकि अवेयरनेस कम है हमारे देश में, तो जो लोग लेट आते हैं T3 T4
लीजन लेके आए हैं या नोड में पॉजिटिव है या नोड से भी बीमारी बाहर आ गई जिसको हम एक्सटर्नल नोडल एक्सटेंशन कहते हैं, अगर वो सब हो गया है तो उनको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 12-14 दिन में जब सारे टाँके निकल जाते हैं तो आप अपने सर्जन के पास में वो अपनी रिपोर्ट लेकर के ज़रूर जाएं, और हम लोग हिदायत देते हैं कि वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि उनको एक एडजुवेंट रेडिएशन जिसको हम कहते हैं एडजुवेंट रेडियोथेरेपी सहायक तौर पे ऑपरेशन के बाद में वो लगनी ज़रूरी होती है। राइट। तो थैंक यू सर, आपने इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा हमें बताया कि जब भी पेशेंट का डिस्चार्ज हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, ओरल हाइजीन का, न्यूट्रिशन का, और हमेशा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कलेक्ट करके सर्जन के पास आना है और जैसा वो एडवाइस करें वैसा फॉलो अप करना है। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम।